हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। और काइनेटिक इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, एवोगाड्रो लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, ग्राम्स लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो काइनेटिक इक्वेशन हमने कल पढ़ ली थी कि वो है पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। बेटा पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। अब एम क्या है? मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल है। बेटा जो एम जाहिर कर रहा है वो है मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल का मास। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बेटा एन क्या है? मॉलिक्यूल्स की तादाद है। और c² क्या होता है? ठीक है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। फिर आगे है कि एम तो बेटा मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल है ये, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और c² है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये टॉपिक पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, और अब जितने भी ये टॉपिक आगे आ रहे हैं ये पीएमसी के सिलेबस के नहीं है बेसिक, मगर हम पढ़ रहे हैं इनको ताकि कोई क्वेश्चन ना आ जाए। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, सपोज करते हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं अलग टाइम में पढ़ा दूं आप लोगों को, क्योंकि फिर टाइम बहुत चला जाता है इस तरह एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर, और जो मेन टॉपिक है वो नहीं हो पाते हैं उतने। तो सोच रहा हूं मैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम में वो टॉपिक पढ़ा दूं जो समझे पीएमसी के सिलेबस के अंदर तो नहीं है, मगर बुक के अंदर वो शामिल है, उन चैप्टर्स के अंदर वो शामिल है। कभी कभी क्वेश्चन वो उसमें से आ भी एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो बेटा इसके अंदर है, आज तो हम पढ़ लेते हैं, आगे फर्दर की मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये c², देखो इसको एक्सप्लेन किया गया। c² है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज है वो एक जैसी नहीं है। बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, इसलिए उनका एवरेज लिया जाता है। अब देखो एक है n1 मॉलिक्यूल्स, n1 मतलब एक मॉलिक्यूल्स की तादाद है n1 जिनकी वेलोसिटी है c1। एक मॉलिक्यूल्स की तादाद है n2 जिनकी वेलोसिटी है c2, और एक है n3 जिनकी वेलोसिटी है c3। इसका मतलब है उन सब का एवरेज निकालते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की जितनी भी वेलोसिटीज हैं, बेटा मॉलिक्यूल्स की जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनका हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया। देखो बेटा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये कह रहा है द आइडिया ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया वो अहम है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अंडर गिवन कंडीशंस डू नॉट हैव सेम वेलोसिटीज। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। ठीक है, उनकी वेलोसिटीज क्या है? डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल्स। और मैक्सवेल ने लॉ दिया था किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज का। बेटा पढ़ा था हमने काइनेटिक इक्वेशन में। काइनेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सवेल ने भी उसके अंदर एक्सटेंड किया था उसको, और लॉ दिया था किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है, वो क्या कहता है? कहता है n1 मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा n1 का मतलब है मॉलिक्यूल्स की तादाद n1 है जिनकी वेलोसिटी है c1। वेलोसिटी क्या है? c1। n2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है c2। n3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है c3। n4 n5 इस तरह उनका हम एवरेज लेते हैं। उनका क्या लेते हैं? एवरेज। तो बेटा ये क्या है? एवरेज है। अब देखो सी, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसका एवरेज है? c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर
प्लस C3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपन N1 प्लस N2 प्लस N3। अब मैं बताऊं क्यों। अब N1 मालिक्यूल्स हैं बेटा, मालिक्यूल्स की तादाद N1 है जिनकी वेलोसिटी है C1, N2 मालिक्यूल की वेलोसिटी है C2, N3 मालिक्यूल की वेलोसिटी है C3 एंड सो ऑन। ये N1 क्या है, मालिक्यूल्स की तादाद है बेटा। N1 क्या है, मालिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी है C1, N2 मालिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी है C2 और N3 मालिक्यूल्स की तादाद जिनकी वेलोसिटी है C3। इनका हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको कहते हैं, सबका एवरेज क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद देखो और ये N1 N2 N3 क्या है, ये बेटा मालिक्यूल्स की तादाद है। ये क्या है, मालिक्यूल्स की तादाद, जिसको हम लिखेंगे N से, जिसको किससे लिखा जाता है, N से लिखा जाता है। ये जो फार्मूले के अंदर भी N आया है बेटा, फार्मूले के अंदर भी देखो N आया है, तो ये N क्या है, मालिक्यूल्स की तादाद है। ठीक है, और जिनकी वेलोसिटी का जो एवरेज है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कहते हैं सी स्क्वायर इज द एवरेज स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मतलब जो सी स्क्वायर है वो क्या, जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटीज हैं, मॉलिक्यूल की जितनी भी बेटा पॉसिबल वेलोसिटीज हैं, उनका मीन स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, इसका अगर क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर करना है। देखो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसका अंडर रूट निकालना है बेटा। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। और काइनेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसका जो जवाब हो जाता है, होता है 3RT अपॉन एम। काइनेटिक इक्वेशन के मुताबिक ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर, 3RT अपॉन एम, 3RT अपॉन एम बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसका काइनेटिक इक्वेशन में अगर इसको हम ड्राइव करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन के अंदर ड्राइव करेंगे, तो ये किसके बराबर है, अंडर रेडिकल 3RT अपॉन एम। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाएगी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी जो हल्की गैस हो। देखो याद कर लो बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी जो लाइट गैस है। अगर सेम टेम्परेचर हो, सेम टेम्परेचर आप ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को दें बेटा, टेम्परेचर सेम रखें आप लोग, दो गैसेस का, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, फार्मूला याद कर लो, पॉसिबल है। इसका पूछा जा सकता है कि वो चाहता फॉलोइंग गैस हैज मोर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि किस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेटा इसके अंदर देख, अगर सेम टेम्परेचर दिया जाता है तो फिर जो हल्की गैस हो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। तो इसके प्रॉब्लम आने के तो चांसेस कम है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन में आपको रूट भी निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद है एक्सप्लेनेशन बेटा। एक्सप्लेनेशन किसकी, काइनेटिक थ्योरी की, मुख्तलिफ लॉज के हिसाब से। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ड्राइव किया गया है, वहां बताया गया है बेटा। मतलब ये काइनेटिक इक्वेशन से लॉज को ड्राइव किया गया है, और फाइनल यही बताया गया कि पी वी इज इक्वल टू के, पढ़कर आए हम, पी वी इज इक्वल टू के। और
जब हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे तो फाइनली प्रूव होगा V अपॉन T इज इक्वल टू K। वो तो हम पहले भी पढ़ कर आए कि V अपॉन T इज इक्वल टू K है। तो इसका मतलब है वेरिफिकेशन हो जाती है, मतलब काइनेटिक इक्वेशन के अंदर इन लॉज की वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये सही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहे हैं, और ये जो लॉज हैं गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो बेटा यहाँ पे ये बात की न पढ़ने की आपको जरूरत भी है इसके अंदर, क्योंकि अंदर वो सिर्फ प्रूव किया गया है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर, ये बहुत अहम है। बेटा काइनेटिक जो है थ्योरी के अंदर टेम्परेचर की देखो, टेम्परेचर को किस तरह इंटरप्रिएट किया जाता है। टेम्परेचर की देखो इंटरप्रिटेशन या टेम्परेचर की एक्सप्लेनेशन काइनेटिक थ्योरी के अंदर, ये फिर भी अहम है तो नहीं सिलेबस के अंदर, मगर फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। देखो काइनेटिक की जो इक्वेशन है वो बेटा है पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। देखो बेटा काइनेटिक इक्वेशन, कौन सी है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। पता है आप लोगों को एम किसको शो करता है, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, एन किसको शो करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और c² क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये तो आप पता है काइनेटिक इक्वेशन है बेटा। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। बेटा काइनेटिक एनर्जी देखो, अब आते हैं, ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसलेशनल मूव करता है, ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है बेटा ऑल डायरेक्शन में होती है, सब डायरेक्शन में मूव करता है, कोलाइड भी होता है, आपस में टकराता भी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ई के इज इक्वल टू 1/2 mc²। तो बेटा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल कितनी है, 1/2 m। m का मतलब है मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, और c² क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। बेटा ई के ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सिंगल मॉलिक्यूल की, जो किसके बराबर है, 1/2 mc²। m मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, और जो c² है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब ये क्वेश्चन इसके अंदर हमने पुट करनी है, ये क्वेश्चन सेकंड है मगर इसके अंदर हमने पुट करनी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इसके अंदर पुट करनी है हमने, फार्मूला बनाना है हमने। देखो किस तरह, पीवी अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, 2/3 n, और ब्रैकेट में लिख दूं 1/2 mc², तो लिख सकता हूं ये सेम इक्वेशन है। कैसे, 2 में कट जाएगा बेटा, देखो ये 2 में कट जाएगा, और 1/3 mc² बन जाएगा, सेम इक्वेशन ऊपर वाली। इसको मैंने इस तरफ दूसरे फॉर्म में लिखा है ताकि इसके अंदर ये क्वेश्चन पुट की जाए। देखो ये क्वेश्चन सेम ही है बेटा, अगर इसको मैं इस तरह काट दूं, इधर देखो तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्वेश्चन सेम नहीं बनेगी। इधर 1 है, 1/3 mn c² बन जाएगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है
इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई फर्क नहीं है बेटा, ये वाला फॉर्म या ये वाले फॉर्म में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने लिखा था, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, 2/3 इन, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आएगा, 1/2 mc², किसके बराबर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, ई के, यहाँ पे आ गया ई के, क्या आ गया, ई के किसकी जगह पे आया है, 1/2 mc² की जगह पे आ गया। तो 2/3 इन ई के, इन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ई के क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। अच्छा अब देखो, when n is equal to na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो। जब बेटा गैस का एक मोल होगा, सुन लो बेटा, जब गैस का क्या होगा, गैस का आप सिंगल मोल लेंगे तो मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। मॉलिक्यूल्स की तादाद किसके बराबर होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3, अब एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई, जब एक मोल होगा तो मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी, जिसको हम लिखेंगे एन ए। तो क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा इनटू ई के। बेटा देखो पीवी किसके बराबर, 2/3 एन ए, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, गैस के 1 मोल होगा, गैस का 1 मोल होगा तो एन किसके बराबर होगा, एन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आगे हम, तो ये याद कर लो पीवी किसके बराबर है, 2/3 एन ए एवोगाड्रो नंबर, और ई के क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। अब आते हैं पीवी इज इक्वल टू एन, चलो इसको नंबर में देता हूं 3 और इसको नंबर देता हूं 4, ठीक है भाई। तो पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है, आइडियल गैस इक्वेशन, when n is equal to 1 मोल, तो पीवी किसके बराबर हो जाएगा, आरटी के, 5 इक्वेशन और ये 6 इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर भी पीवी तो पड़ा है ना, इसके अंदर भी पीवी पड़ा है पीवी, देखो पीवी, और उधर भी इक्वेशन में पीवी पड़ा है। तो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4, तो हो जाएगा आरटी, बेटा देखो आरटी, इधर देखो मैं बता देता हूँ, आरटी किसकी जगह पे आ गया, इसकी जगह पे, क्योंकि पीवी बराबर तो आरटी के, पीवी बराबर तो एनआरटी का, मगर एन की वैल्यू 1 मोल है, तो पीवी बराबर होगा आरटी के, तो इसकी जगह पे आरटी आ जाएगा। तो आरटी किसके बराबर होगा, 2/3, आरटी बराबर हो जाएगा 2/3 एन ए ई के। अब याद कर लो ई के क्या है, ई के होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, तो आरटी बराबर होगा 2/3 एन ए। अच्छा अब अगर इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3RT बराबर होगा 2NA ई के। बेटा ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3RT 2NA। अच्छा अब ई के आपको मालूम करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो 3RT अपॉन 2NA के बराबर हो जाएगा।
ये है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला बताता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये बता रही है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। बेटा प्रूव हो गया ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेंपरेचर बढ़ाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और टेंपरेचर जो मेजरमेंट है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। बेटा टेंपरेचर मेजरमेंट किसकी है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। अब आते हैं इसके अंदर कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में यहां तक हमने प्रूव कर लिया है, ये इसके एक्सपेंशन। बेटा ये इक्वेशन सेम जो इक्वेशन हमने पढ़ी है कि ई के इज इक्वल टू 3RT अपॉन 2Na, जो हमने पढ़ी है पहले इक्वेशन 3RT अपॉन 2Na। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। कहता है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द केल्विन टेम्परेचर, केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स। जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of the molecules. This suggests that change in the temperature, जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी में चेंजिंग आ जाएगी, मॉलिक्यूल की मोशन में चेंजिंग होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन भी कम हो जाएगी। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मोशन, तो जाहिर है मॉलिक्यूल की मोशन में भी इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन में कम हो जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑल डायरेक्शन में कोलाइड होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑल डायरेक्शन के अंदर कोलाइड होंगे, टकराएंगे। व्हेन द हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जब बेटा हीट फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक गर्म पानी है दूसरा ठंडा पानी है, देखो एक गर्म पानी हो और दूसरा क्या हो? ठंडा पानी हो, जब उनके आपस में मिक्सिंग करते हैं तो हीट फ्लो करती है, किससे? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, क्योंकि हॉट बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड होते हैं, टकराते हैं किसके साथ? उन मॉलिक्यूल के साथ जिनका टेम्परेचर लो है, और फिर क्या होगा? अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, एनर्जी कोलिन के थ्रू लूज करते हैं। कोलाइड होते हैं ना, आपस में टकराते हैं, टकराने से वो एनर्जी अपनी लूज कर देते हैं। और जो कोल्डर बॉडी होती है उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, बराबर टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहता है व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मॉलिक्यूल्स इन द हॉट बॉडी गिव अप द सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। जो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जिनकी जो हॉट बॉडी है, जो हॉट लिक्विड है या हॉट बॉडी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी थ्रू द कोलिन, किसके जरिए? कोलाइड होते हैं। कोलाइड किसके साथ होते हैं? जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स उनके साथ कोलाइड होते हैं, जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्ड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होते हैं और कोलिन के थ्रू अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं कोल्डर बॉडी में। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये जो हीट का प्रोसेस है फ्लो का, ये कंटिन्यूसली जारी रहेगा
जब तक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की इक्वल नहीं हो जाती, जब तक मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर नहीं हो जाती, और सब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, जो सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। दिस इक्वलाइज, इससे क्या हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बोथ बॉडीज, जो दोनों बॉडीज है उनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। इन गैसेस एंड लिक्विड्स, बेटा गैसेस में और लिक्विड्स में ट्रांसलेशनल मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर टेम्परेचर इज द मेजरमेंट, ये अहम बात है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बेटा ये अहम बात है कि लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेजरमेंट किसकी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में, वेयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली इन सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट किसकी है, वाइब्रेशनल मोशन की है सॉलिड के अंदर। देखो बेटा अहम बात है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फ्रीली, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव नहीं करते, तो टेम्परेचर बिकम्स द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर किसकी मेजरमेंट होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की। बहुत अहम बात, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेजरमेंट किसकी है, बेटा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि सॉलिड के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, मगर मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, मीन पोजीशन पर उनमें वाइब्रेशन होती है, तो टेम्परेचर किसकी मेजरमेंट है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है बेटा, जीरो केल्विन, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो जाती है, मगर फिर भी उनमें वाइब्रेशनल मोशन होगी, जो मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहेंगे। बेटा देखो अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो केल्विन है, तो मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो सीज हो जाती है। जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पढ़ा है कि ये आइडियल टेम्परेचर है, जितनी भी गैसेस हैं वो लिक्विफाइड हो जाती है या सॉल्डिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो फिर अगर वो सॉल्डिफाई होंगी तो लाजिमी बात है फिर उनके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, और फिर क्या होगा, सिर्फ वाइब्रेशन होगी। एब्सोल्यूट जीरो पर भी मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन। बेटा गैसेस को लिक्विफाई करना, तो गैसेस आर लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो बेटा जो गैसेस हैं उनको लिक्विफाई किया जाता है, उनको लिक्विड में तब्दील किया जाता है, मगर टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, और प्रेशर को हाई। तो गैसेस आर लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बेटा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस को आप लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। अभी पढ़ा था हमने, जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, और गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। और उसके लिए प्रेशर को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, और फिर उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और गैस लिक्विफाइड हो जाती है। इसका मतलब है गैस को लिक्विफाइड करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर है, अच्छा दूसरा प्रेशर। अब इसके अंदर टर्म इस्तेमाल होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर,
बेटा देखो टर्म इस्तेमाल होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस जो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, मतलब उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिसपे गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर लगाकर, क्रिटिकल प्रेशर लगाकर उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, उसके बाद कितना भी प्रेशर लगाएंगे गैस लिक्विफाई नहीं होगा। बेटा देखो एक टर्म को समझो, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर अकेले टेम्परेचर देकर नहीं, अकेले टेम्परेचर से नहीं, उसके लिए आपको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, जिसपे गैस को आप लिक्विफाई कर लेंगे। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, फिर आप कितने भी हाई प्रेशर लगा दें गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर समझे वो टेम्परेचर है जिस पर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस को आप क्या कर सकते हो लिक्विफाई कर सकते हो प्रेशर लगाकर। अगर टेम्परेचर उसी से, अगर सपोज करते हैं गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गैस लिक्विफाई होगी, मगर उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। 31 पे इजीली हो जाएगी, 30 पे हो जाएगी, इससे कम टेम्परेचर पे इजीली हो जाएगी, मगर 33 पे नहीं होगी भले कितना प्रेशर लगा दे, क्योंकि हद बताई गई है, एक लिमिट बताई गई है। हर गैस के लिए एक्सपेरिमेंट अलग से किया गया है, तो हर गैस का बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, क्रिटिकल प्रेशर अलग होगा। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो अलग अलग होता है। हाँ अब देखो इसमें जो पोलर गैसेस हैं आर इजीली लिक्विफाइड देन नॉन पोलर गैसेस। बेटा जो पोलर गैसेस हैं उनको आप इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं, नॉन पोलर गैसेस है क्योंकि पोलर गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसका मतलब है जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी, मगर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, नॉन पोलर गैसेस हैं, उनको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा। बेटा देखो जो गैसेस पोलर हैं उनको आप इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं। अब देखो जैसे एयर के अंदर पानी के बुखार आते हैं, एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, उनको आप इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं। जब हम कमरे के अंदर ठंडे पानी का जग रखते हैं तो उसके देखो बाहर ड्रॉपलेट लग जाते हैं, ड्रॉपलेट उसके ऊपर बाहर ड्रॉप ड्रॉप लगे होते हैं। एक्चुअली वो एयर के अंदर पानी के बुखार आते हैं जो लिक्विफाइड लिक्विड में तब्दील हो। H2O वेपर्स थे, एयर के अंदर जो H2O वेपर्स थे वो इजीली देखो लिक्विफाइड हो गए। इसके लिए इतनी आपको मेहनत करनी नहीं पड़ी। ठंडे पानी मतलब ठंडे पानी की बोतल रखी, ठंडे पानी का जग रखा, उसके बाहर ड्रॉपलेट लगे क्योंकि गैस के एयर के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, ठीक है, किसके साथ, उस कंटेनर के साथ, और वो कंटेनर ठंडा है तो वो क्या हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वाटर वेपर्स को लिक्विफाई करना आसान है, मगर वहां पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो नहीं लिक्विफाई हो रहे। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी तो है ना 21%, नाइट्रोजन 78%, उनके मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई नहीं हो रहे, मगर उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं जिनकी तादाद भी बहुत कम है वो लिक्विफाई हो गए। तो इसका मतलब है एयर तो मिक्सचर है ना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर्स भी है उसके अंदर, नोबल गैसेस भी है उसके अंदर, मगर सिर्फ वाटर जो है वो लिक्विफाई आसानी से हो गया, बाकी नहीं हो रहे। हाँ वो हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी हो जाएगी, ऑक्सीजन भी होगी, मगर वो डिफिकल्टी से लिक्विफाई क्योंकि वो नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है बेटा पोलर जो गैसेस है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनको लिक्विफाई करना आसान है, और जो नॉन पोलर गैसेस है उनको लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। तो जितनी भी गैसेस हैं इन सब का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्रिटिकल प्रेशर वो है जिसपे आप गैस को क्या कर सकते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं। बेटा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें, अकेले टेम्परेचर भी नहीं काम मतलब काम देगा, मगर उसके साथ प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। मगर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर कितना भी प्रेशर लगाएंगे गैस लिक्विफाई नहीं होगा।
बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर प्रेशर लगाकर। और क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा, फिर कितना भी प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो इजीली हो जाएगी। इसका मतलब जितना उससे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी। तो हर गैस का अलग अलग है, याद करने की जरूरत नहीं है, इन टर्म्स को समझ लो बस, ठीक है। मगर ये आपको याद जरूर करना होगा कि किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा हाई होगा, किसका लो। जो पोलर गैसेस है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, और जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है। वो माइंड्स में होगा, तभी उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर लिक्विफिकेशन आता है गैस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन। बेटा जनरल जो प्रिंसिपल है लिक्विफिकेशन का, मतलब जनरल एक प्रिंसिपल है लिक्विफाई करने का, तो वो मैं बता रहा हूँ। जनरल यही कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, टेम्परेचर को लो करके और प्रेशर को हाई करके गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, जितनी भी गैसेस हैं। अच्छा, तो कहते हैं कन्वर्टिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड रिक्वायर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मतलब गैस को लिक्विफाई करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। हाई प्रेशर क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को क्लोज करेगा। बेटा प्रेशर हाई करना का मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज करना। एंड लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल को मोशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, डोमिनेट हो जाएंगी। अगर टेम्परेचर को लो करेंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ये चीजें हैं जो गैस को लिक्विफाई कर सकती हैं। एवरी गैस देयर एग्जिस्ट ए टेम्परेचर। हर गैस का एक टेम्परेचर है। अब वो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिससे वो ज्यादा टेम्परेचर को लिक्विफाई नहीं हो। बेटा हर गैस का अलग से टेम्परेचर है, जिससे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, उससे लो पे हो जाएगी, लो पे हो जाएगी, मगर उससे हाई पे नहीं होगी। नो मैटर हाउ मच द प्रेशर अप्लाइड। फिर उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा। मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है से अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने आपको पहले बताया कि एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका मतलब है उसको 31 पे लिक्विफाई कर सकते हैं, 30 पे कर सकते हैं, 29 पे कर सकते हैं, मगर 34 पे नहीं कर सकते या 33 पे नहीं कर सकते, भले कितना भी प्रेशर लगा दे। क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर एक समझे एक हद होती है, समझे। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, भले कितना भी प्रेशर लगा दें आप। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। एक हाईएस्ट एक टेम्परेचर है जिसपे गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, मगर उससे कम पे कर सकते हैं। और उसके साथ क्या होगा? प्रेशर भी होगा, जाहिर प्रेशर भी होगा उसके लिए जो गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए, ठीक है, उसको कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है और क्रिटिकल
टेम्परेचर, और वो हर गैस का क्या होगा, अलग अलग। बेटा हर गैस का क्या होगा, अलग अलग होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर भी और क्रिटिकल प्रेशर भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताया गया ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अहम है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। मतलब गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, जो गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, मतलब जो बंदा लिक्विफाई करना चाहता है गैस को, उसको गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, क्रिटिकल प्रेशर कितना है। These properties provide us information about the condition। ये गैसेस के बारे में कंडीशन हमें बता देती है कि गैस कौन सी कंडीशन में लिक्विफाई होगी। अब देखो ऑक्सीजन का क्रिटिकल कितना है, 118.75। बेटा ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, इसका मतलब है ऑक्सीजन माइनस 118 टेम्परेचर पे आप लिक्विफाई कर सकते हैं। मगर अकेला टेम्परेचर नहीं, उसके लिए प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। मगर जो टेम्परेचर है वो कितना है, माइनस 118, क्योंकि नॉन पोलर है, इसलिए देखो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर है। हाँ, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे इसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। देखो इसका टेम्परेचर कितना है केल्विन के अंदर, 154.4। इसका मतलब है 156 केल्विन पे इसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। 156 केल्विन पे इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते आप, इससे कम भी कर सकते हो। लोअर लोअर पे तो कर सकते हैं आप लोग, अगर इसका टेम्परेचर कम होगा ना उससे आप कर सकते हो, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। मगर उसके लिए प्रेशर भी चाहिए, हाई प्रेशर भी चाहिए। और अमोनिया का क्या है, अमोनिया तो पोलर है। बेटा पोलर गैस का हाई होगा, अमोनिया पोलर है, वाटर पोलर है, HCl पोलर है। तो याद कर लो पोलर गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो जाती है और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। अब देखो ऑक्सीजन का कम है, माइनस 118, नोट कर दो। ये जो दो टेम्परेचर दिए गए ये नोट कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी के अंदर आ गया ये। अमोनिया का कितना है, पोलर गैस है, क्रिटिकल टेम्परेचर इसका देखो कितना है, 132.4। मतलब 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अमोनिया को आप लिक्विफाई कर सकते हो प्रेशर लगाकर। 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अमोनिया को आप लिक्विफाई कर सकते हो, मगर टेम्परेचर नहीं, सिर्फ इसके लिए आपको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा तब। बाकी 134 या 35 पे इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, भले कितना भी प्रेशर लगा दो। इससे कम टेम्परेचर पे इसको लिक्विफाई कर सकते हैं और फिर प्रेशर भी इतना नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पे आप अमोनिया को तो इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। भाई रूम टेम्परेचर पे आप अमोनिया को तो इजीली लिक्विफाई करेंगे। रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एसटीपी पे अमोनिया को तो आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। भाई जो अमोनिया 132 पे लिक्विफाई हो सकती है, अब ये मत समझो कि 132 पे इसको लिक्विफाई अकेला टेम्परेचर नहीं, प्रेशर लगाना पड़ेगा। उतना क्रिटिकल प्रेशर लगाओगे तभी वो लिक्विफाई होगी। मगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। मगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन लिक्विफाई नहीं होगी, कितना भी प्रेशर लगाते हैं। मतलब दोनों के अगर कंपैरिजन करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अमोनिया को इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, फिर आपको प्रेशर भी इतना लगाना नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मगर ऑक्सीजन नहीं होगी लिक्विफाई। ऑक्सीजन का देखो क्रिटिकल टेम्परेचर है कितना, माइनस 118 है। तो आप देखो पोलर गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। देखो नोट कर दो आप, इस बात से साबित हो गया कि पोलर गैस को लिक्विफाई करना आसान है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर गैस। तो क्वेश्चन अगर सपोज करते हैं कंसेप्ट के हिसाब से देते थे कि व्हिच गैस इज इजीली लिक्विफाइड, ये कौन सी गैस है जो इजीली लिक्विफाइड हो सकती है, उनमें एक अमोनिया दे दें, ऑक्सीजन दे दें,
तो आप अमोनिया को टिक करना। अमोनिया से वाटर वेपर्स इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर्स है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा पोलर है। जब उनको कम जो क्लोज करेंगे ना तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पैदा हो जाएंगे। वाटर वेपर्स का मतलब जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो कोई बॉन्ड नहीं है, जब इनको क्लोज करेंगे ना आप लोग, करीब बुलाएंगे तो उनमें फोर्स अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और इजीली वो लिक्विफाइड हो जाएगी, क्योंकि पोलर है। HCl भी पोलर है, HA भी पोलर है। तो पोलर गैस को लिक्विफाई करना आसान है, मगर नॉन पोलर को डिफिकल्ट है। नोट कर दो पहली बात। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब मैं बता देता हूँ आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर बाकियों के नहीं याद करने बेटा, टेबल नहीं याद करनी, मगर ये जो थ्योरी के अंदर आ गया ना, ये याद कर लो। अच्छा, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई उसको समझ लो बस। तो क्वेश्चन थ्योरी से आ सकता है। कहते जो टेबल 3.2 दी गई, आगे टेबल भी है 3.2, शो करते क्रिटिकल पैरामीटर्स। क्रिटिकल पैरामीटर्स का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर को, क्रिटिकल प्रेशर को, और उसके साथ क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है। मतलब क्रिटिकल कंडीशन पे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम जो गैस का होता है वो बहुत ही कम होता है। वैसे तो आपको पता है एक मोल गैस का कितनी जगह घेरता है, 22,400 सेंटीमीटर, मगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मगर क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा, क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, क्रिटिकल वॉल्यूम बहुत ही कम होगा गैस का, 22,400 नहीं होगा, ये मैं बता देता। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो कहता है क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ सम कॉमन गैसेस। नॉन पोलर गैसेस, देखो नोट कर दो भाई, नॉन पोलर जो गैसेस हैं, नॉन पोलर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नॉन पोलर है। देखो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर है। ये गैसेस क्या है, नॉन पोलर है। ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है इंटरेक्शन आपस में होती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी ना, उसकी गैस की ज्यादा होती है जिसको पोलर मास ज्यादा हो, है तो नॉन पोलर, मगर नॉन पोलर में और जो हीलियम है, हीलियम से नियॉन को लिक्विफाई करना आसान है, नियॉन से आर्गन को लिक्विफाई करना आसान है, नियॉन से सॉरी आर्गन से क्रिप्टॉन को लिक्विफाई करना आसान है सभी नॉन पोलर। क्योंकि मोलर मास बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है इनमें वन डायरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन या इंटरेक्शन बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है जो नॉन पोलर गैसेस हैं बेटा, जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनमें ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उनमें होगी, ज्यादा इंटरेक्शन उनमें होगी, ज्यादा वन डायरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन उनमें होगी जिनका मोलर मास ज्यादा है, जिनके मॉलिक्यूल का साइज बिगर है, जिनके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होगी। ठीक है, वन डायरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन में ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब हीलियम को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है, नियॉन को आसान है, नियॉन से आर्गन को आसान है, आर्गन से क्रिप्टॉन आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। इसका मतलब है जो नॉन पोलर गैसेस है बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उनमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है, उनमें वन डायरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। अब इसका मतलब है नॉन पोलर गैसेस में भी तबके बने हुए। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उनको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, लाइक आर्गन।
वेपर्स मैंने आपको पहले बता दिया, H2O वेपर्स और अमोनिया। बेटा H2O वेपर्स और अमोनिया और अमंग द पोलर गैसेस, ये क्या है? दे बेटर टेंडेंसी टू लिक्विफाई, इनमें टेंडेंसी ज्यादा लिक्विफाई होने की। अभी मैंने बताया ये इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं क्योंकि पोलर है ना, पोलर गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे। याद करो बेटा, जो पोलर गैस होंगे वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कितना है? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है 31.1 से ज्यादा पे उसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। 31.1 से ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अमोनिया का कितना था, आप पढ़ कर आए थे बेटा, अमोनिया का इससे ज्यादा था। नो मैटर हाउ मच द प्रेशर अप्लाई, भले प्रेशर कितना भी लगा दो, टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है फिर गैस को लिक्विफाई करना मतलब लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, भले कितना भी प्रेशर लगा दो। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है, अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड बिलो 31.1, अगर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 31.1 पे, लोअर प्रेशर देन क्रिटिकल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब फिर प्रेशर भी आपको लो करना पड़ेगा, फिर इतने हाई प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रिटिकल प्रेशर से भी कम प्रेशर पे वो इजीली रिकवर। इसका मतलब जितना लो टेम्परेचर करते जाएंगे फिर प्रेशर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतने ही हाई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिटिकल प्रेशर से भी कम प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डिपेंड किस पे करता है? साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर रोटेशन। इसका मतलब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल का शेप पे डिपेंड करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रोटेशन पे डिपेंड करती है सारी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर प्रेजेंट। व्हेन गैस इज मेड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। अच्छा, उसी स्टेज पे जो वॉल्यूम होता है उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। बेटा देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल जो गैस का वॉल्यूम होगा इसको कहेंगे वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब नोट कर दो, क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्रिटिकल वॉल्यूम किसका? ऑक्सीजन का कितना है? 74.42 सेंटीमीटर, बहुत कम है पर मोल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे 22,400 सेंटीमीटर। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो गैस का वॉल्यूम है ना, एक मोल ऑक्सीजन गैस का, वो कितना है? 22,400, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब क्रिटिकल टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कम हो गया, -118 हो गया ऑक्सीजन के लिए, और प्रेशर लगाएंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? क्लोज जाएंगे। और कितनी जगह घेरेंगे वो? 74.42 सेंटीमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 95.65। क्रिटिकल वॉल्यूम सेंटीमीटर पर मोल का। हाइड्रोजन का कितना है? 64 सेंटीमीटर पर मोल। बेटा ये है क्रिटिकल वॉल्यूम किसके? डिफरेंट गैसेस के। मगर अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो टेबल याद नहीं करनी है, बस ये थ्योरी पढ़ लो, और थ्योरी के अंदर जिनका भी क्रिटिकल वॉल्यूम लिखे हैं वो याद कर लो, बाकी आगे जरूरत नहीं है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं।